समझ में तो सभी को आ गया था एक्ट, ये 1773 वाला लिखना ही है, लड़कियों में सभी को समझ में आ गया था। ठीक है, लिखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें नंबर 1 लिखिए। यह एक्ट 1772 में, यह एक्ट 1772 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था और यह 1773 में भारत आया, और यह 1773 में भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी में फैली, ईस्ट इंडिया कंपनी में फैली अनुशासनहीनता, ईस्ट इंडिया कंपनी में फैली अनुशासनहीनता, कौमा, और अराजकता, अराजकता, कौमा भ्रष्टाचार, कौमा क्या, भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करना था। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का, और मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर को, और मद्रास के गवर्नर एवं मुंबई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया, उसके अधीन कर दिया गया। लिखते चलो, मैं जो लिखा रहा हूं उसको लिखते चलो, पढ़ने से नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जरूर चलो। इसके अधीन कर दिया। आप लोगों को उस दिन बताया था ना मैंने, देखिए एक बार अगर किसी को डाउट होगा तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये भारत का मैप बना लेते हैं कि नहीं बना पाते हैं? बना लेते हैं? इस भारत के मानचित्र में 1773 के आसपास ये क्षेत्र था बम्बई प्रेसिडेंसी, ये था मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये कौन सा था? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ये कौन सी थी? बम्बई प्रेसिडेंसी थी। और ये कौन सी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ठीक है ना। इसके गवर्नर को हमने क्या बना दिया? गवर्नर। और इनके जो गवर्नर थे, मद्रास का गवर्नर और कहाँ गवर्नर, इन दोनों को किसके अंडर कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल। मतलब सुपीरियर कौन हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब मोस्ट पावरफुल कौन हो गया यहां पर? बंगाल का गवर्नर, क्योंकि ये गवर्नर उसके क्या हो गए? अंडर में काम करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से
सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स को, किसको? वारेन हेस्टिंग को अंडरलाइन कर देना, वारेन हेस्टिंग्स। उस दिन आप लोगों को बताया भी था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। स्टार लगा के लिख लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया था, सुनिए बच्चों, कि अब इसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? किस किस की जिम्मेदारी? बंगाल की तो थी, किसकी ओर बढ़ गई? किसकी ओर बढ़ गई? क्या वो अकेले जिम्मेदारी संभाल पाएगा? क्या उसको सहयोग के लिए तो 4 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस वारेन हेस्टिंग अर्थात गवर्नर जनरल के लिए कितने सदस्यीय? 4 सदस्यीय क्या बनाई गई? 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? जो किसका सहयोग करेगी? बंगाल के गवर्नर जनरल अर्थात वारेन हेस्टिंग्स का सहयोग करेगी। तो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक भी बात नहीं करो बेटा, भाई यू आर टॉकिंग अबाउट इट, क्यों बात कर रहे हो आप? आपको जो भी प्रश्न पूछना आप मुझसे पूछिए, बीच क्लास में बात नहीं करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट समझ में ना आए तभी डिस्कशन करना, ठीक है ना? वो भी मुझसे, बगल वाले से कोई डिस्कशन नहीं। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, क्लेवर फिलिप ने मानसून में क्या कराया? बोरवेल। तो पहला आदमी कौन सा था? क्लेवरिंग। क्या नाम था? क्लेवरिंग। दूसरा कौन सा था? फिलिप। कौन सा था? तीसरा कौन सा था? मानसन। चौथा बोरवेल। तो मानसन और चौथा कौन सा था? बोरवेल। लिखो, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। कितने? 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसके 4 सदस्य के नाम, पहला कौन सा? क्लेवरिंग। दूसरा कौन सा? फिलिप। तीसरा मानसन। चौथा बोरवेल। क्लेवरिंग, फिलिप, मानसन और बोरवेल। क्लेवरिंग, फिलिप, मानसन और बोरवेल। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत लिख लिया है? आपको बेटा ये कंटिन्यूसली डेली दिक्कत क्यों हो रही है? अभी को हो रही है ना? क्यों हो रही है दिक्कत? डॉक्टर को दिखाया आपने क्या? तो एक आध बार थोड़ा डॉक्टर को दिखाइए ना, कोई अगर समस्या हो, कोई कोई सिरप वगैरह लेने के लिए डॉक्टर कहे। क्या है, डेली इस प्रकार से दिक्कत होगी तो वो समस्या बढ़ती चली जाएगी। एक बार थोड़ा सजेशन कर लेना चाहिए उनसे, थोड़ा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थोड़ा सा बगल में आप बैठिए, थोड़ा उसको संभालिए, देखिए थोड़ा क्या दिक्कत है, थोड़ा पूछिए उससे।
आप एक काम करिए, एक आध दिन थोड़ा सा बगल में सुनिए बेटा, क्या नाम है आपका? हैं? मनीषा। बगल में मिश्रा जी बैठते हैं डॉक्टर, उनको थोड़ा सा एक आध दिन दिखा लीजिएगा, ठीक है? तो एक्सरे वगैरह स्कैन वगैरह हो जाए, कोई वायरस वगैरह हो इफेक्ट। देखिए हमारे नौगांव में टीबी अस्पताल है, हमको पता है, तो हो सकता थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। हम कुछ गलत खा लेते हैं, तो एक आध बार दिखा लेना चाहिए। अगर डेली खांसी आ रही है, 1-2 दिन आ रही है, इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम अबाउट इट। बट अगर डेली आ रही है, देन वी हैव टू बी गो विद द प्रिकॉशंस प्रोसेस, हमको उसके साथ जाना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। ये घर में भी आती है ऐसी प्रॉब्लम, अभी ज्यादा आने लगी। आप एक काम करिए, थोड़ा सा लौंग होती है लौंग, उसको भूंज के खाया करिए। लौंग, भुजी लौंग अपने पास रखा करो, थोड़ा उसमें चबाते रहे, कच्चा खाइए थोड़ा सा, ठीक है ना, उससे बेनिफिट मिलेगा। और ये भी नहीं तो उसके लिए कीटोप्लादी चूर्ण आता है, उसको थोड़ा शहद के साथ चाटिए 1-2 बार, उससे लाभ मिलेगा, ठीक है? चलिए यहां तक लिख लिया सभी ने, क्लियर है? अच्छा मैं एक काम और करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा तो देता हूं बोर्ड पर, लेकिन आप लोग उसको उतने अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ऐसा है क्या? दिक्कत है क्या ये? मतलब मतलब लिखवाना भी उसको हम काम करेंगे, ठीक है ना, लिखवाने का भी हम काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस तरीके से आपके नोट्स भी अच्छे से डेवलप होते चले जाएंगे, देन ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा क्या क्या दोनों का मतलब सेम होता है। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहली बार, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य जज कौन थे? सभी लोग बोलिए कौन थे? एलिजा एम्पे, लिख लीजिए। जिसके पहले मुख्य जज एलिजा एम्पे एवं 3 अन्य जज या सहायक जज। ट्रिक क्या थी उसकी, याद है कि नहीं है? चहल। चैम्बर्स, चार से लिखो चैम्बर्स, हा से हाइड और ला से लिमेंस्टर, लिख लीजिएगा। चैम्बर्स, हाइड और लिमेंस्टर। चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर, ठीक है? और भी कुछ लिखवाया था क्या इसमें? इतने बिंदु ठीक है? बस यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा, वो यहीं से आएगा, निश्चिंत रहिएगा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों पर आपने देखा होगा, जैसे किसी अधिकारी ने हमारा कोई काम कर दिया तो हम ले जाकर उसको कहीं मिठाई का डिब्बा दे देते हैं, दे देते कि नहीं देते? हो सकता उसको कुछ 2100 रुपए से 5100 रुपए से उसका टीका कर दें, ऐसा होता है कि नहीं होता? कई लोगों के काम हो जाए, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नीतिगत नहीं है। क्या नहीं है ये? क्यों? जैसे मान के चलिए मुझे अपना कोई काम कराना था एसडीएम से, और मैंने एसडीएम से जब अपना काम कराया और उसने मेरा काम कर दिया, तो मैंने हो सकता है उसको 1 किलो का मिठाई का डब्बा दे दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति उससे काम कराने गया और उसने मिठाई का डब्बा नहीं दिया, तो उसके मन में ये मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि यार एक बार मिठाई का डब्बा आया था, दूसरी बार नहीं आया, मतलब तीसरी बार तब तक काम नहीं होगा जब तक क्या आ जाए। उसकी प्रवृत्ति धीमे धीमे वो छोटा, और उसको सूक्ष्म भ्रष्टाचार कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं?
इन ऑल सरकारी अधिकारियों को तो किसी का चाय नमकीन अपने ऑफिस में कार्यरत रहते हुए कार्य के समय अलाउ नहीं है। अलाउ क्या है? नहीं है। तो हमने क्या लिखा, पॉइंट पढ़ना एक बार इसको, क्या लिखा है? इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों पर उपहार लेना, रिश्वत लेना, उपहार लेना, रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे क्या कमी हो सके? भ्रष्टाचार कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को एवं उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्या बनाने का अधिकार? कानून बनाने का अधिकार। काय का अधिकार दे दिया गया? कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट लिखिएगा। 1793 का पहला चार्टर एक्ट, 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट, 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट। सुनिए बच्चों, अब आज हम ये नई चीज पढ़ रहे हैं, 1793 का चार्टर एक्ट। सभी लोग देखिए ध्यान से, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है यहां पर। देखिए हमारे पेपर के लिए एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आएगा। 1793 का कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट। कितने चार्टर एक्ट आए थे? 4। जिससे पूछो वो बताएगा कब कब आए थे। आप बताइए कब कब आए थे? पहला चार्टर एक्ट कब आया था? आगे बेटा आप बताइए कब आया था? 93। दूसरा कब आया था? 18। तीसरा? बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें कितना जोड़ते चले जाना है? 1793, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 1813, 1833 और 1853। आज इनके बारे में हमको पढ़ना है। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैं अभी भी जवाबदारी दे रहा हूं, जितने बिंदु मैं लिखा रहा हूं उससे बाहर आप पेपर देख लेना, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य ही पेपर में आते हैं। और अब तो मोदी के शासनकाल में ये पुरानी चीजें आने वाली है नहीं, अंग्रेज की। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते चलो जो आते रहे हैं, जो काम के हैं। अब तो नया आना है। क्या आना है? जो अब 2014 के बाद से जो हो रहा है वो पेपरों में आना है, समझ रहे ना आप? लेकिन फिर भी एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतिहास है हमारा, उसको हमको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या हुआ देखना आप। अभी हमने पढ़ा, वाइसरॉय नहीं लिखेंगे उसको भी, हम गवर्नर जनरल कहेंगे। क्या कहेंगे? कहाँ का है? बंगाल का। किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? 1700। हमने पिट्स एक्ट भी छोड़ दिया, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में पिट्स एक्ट से भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। 1700 क्वेश्चन कहां से देखने को मिलेगा? 1793 से। बस इतना पता होना चाहिए। पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था? 1784। मैं लिखा इसलिए नहीं रहा हूं कि वो इतना डिटेल में नहीं आने वाला, नहीं तो मैं बता सकता आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये दो संस्थाएं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बनाई गई थी। लेकिन हमको लिखना नहीं है क्योंकि नहीं आना पेपर में। मैं चाहता तो इनका डिटेल भी लिखा सकता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स क्या थे,
किसको व्यापारिक मामले दिए गए, किसको प्रशासनिक मामले दिए, लिख सकते हैं, लेकिन हमारे एक दिवसीय एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है। क्वेश्चन यहां से आएगा, देखना। हमने पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से बना दिया गया। अब जब वो गवर्नर जनरल बन गया और उसकी परिषद में कितने सदस्य हो गए, अब कहा गया यदि भारत में अच्छे से अंग्रेजी सरकार चलानी है तो इन 4 सदस्यों में से यदि किसी को इसका सदस्य बनना है तो कम से कम उसको भारत में रहने का अनुभव कितने वर्षों का होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी या जो परिषद थी, उसके जो 4 सदस्य होते हैं उनमें से यदि किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो कम से कम कितने साल भारत में रहने का अनुभव होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यदि देश का विकास करना है तो देश को जानने की भी जरूरत है कि नहीं है। लिखिए एक पॉइंट डालो, 1793 का चार्टर एक्ट, नंबर 1 पॉइंट लिखिए इसमें। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनने के लिए, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनने के लिए, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का क्या बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए भारत में कम से कम 12 वर्ष रहने का अनुभव होना चाहिए। भारत में कम से कम 12 वर्ष रहने का अनुभव होना चाहिए। भारत में कम से कम 12 वर्ष रहने का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार लिखित संवैधानिक व्यवस्था के, लिखित संवैधानिक व्यवस्था के क्रमबद्ध चरणों की शुरुआत हुई। लिखित संवैधानिक व्यवस्था के क्रमबद्ध चरणों की क्या हुई, शुरुआत हुई। लिखित संवैधानिक व्यवस्था के क्रमबद्ध चरणों की शुरुआत हुई। सुनिए मेरी बात, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो जितने भी बच्चे यहां पर कॉपी में लिख रहे हैं, मुझे कुछ लोगों की रफ यहां से देखने में आ रही है। कुछ लोग सफेद पेज की कॉपी में लिख रहे हैं और कुछ लोग काले पेज की कॉपी में लिख रहे हैं। क्या ये ज्ञान हमारे लिए इतना कमजोर है कि इसके लिए हम काले पन्ने यूज करेंगे? ये पेज हमारे, ये ज्ञान हमारे लिए काम का है कि नहीं है? तो कम से कम इतनी कृपा हम करें कि हम सफेद पेज की कॉपी ले लें, ना ले पाए तो कम से कम पीले पेज की कॉपी ले लें। काले पेज की कॉपी ना लिखें। काले पेज में लिखने से ऐसा लगता है बुद्धि भी काली हो रही है। तो थोड़ा सफेद पेज की कॉपी यूज करना है। किस पेज की कॉपी, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो सभी लोग कल से यहां पर मुझे काले पेज की कॉपी में ना देखें, ठीक है ना? सफेद पेज की कॉपी मार्केट में उपलब्ध, कोई बहुत महंगी नहीं आती, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, लग जाने दो। पढ़ाई पे खर्च करना है, अपने रंग रोगन पे कम खर्च कर लेना, ठीक है? तो काले पेज की रफ लेनी लिखना है भाई, ठीक है? अच्छा, मैंने एक चीज और सोच रहा हूं, अब मैं डेली क्लास के साथ साथ ये टॉपिक तो पढ़ाते ही हूं, हर साल एग्जाम पेपर में एक ना एक नेशनल पार्क जरूर आता है। क्या आता है? हर साल एग्जाम में क्या आता है, जरूर आता है। और हमारे बच्चे उन नेशनल पार्क को कई बार गलत भी कर देते हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगभग भारत में 120 है। कितनी है? आज तक मैंने जब से पढ़ाना चालू किया है, लगभग 7-8 सालों से, कोई भी बच्चे के कभी भी 120 में से एक भी नेशनल पार्क गलत नहीं हुए आज तक। वो ना आपके गलत होंगे। उसके लिए हम डेली एक ट्रिक जरूर देखा करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? जैसे उसी क्रम में आज मैं एक ट्रिक ले रहा हूं। बहुत सारे राज्य हमारे देखने को मिलते हैं, उसी क्रम में एक ट्रिक देखना आप। एक राज्य की मैं किसी की ट्रिक लेता हूं आपके सामने, आप बताना कि हमको कठिन लग रही है कि सरल लग रही है। राजस्थान की ले लें, किसकी ले लें? राजस्थान के नेशनल पार्क।
राजस्थान के क्या, देखिए इसकी ट्रिक देखिए, आज हम चर्चा करते हैं। और एक ऐसी ट्रिक जो आपके दिमाग पे एक बार बैठी तो समझ लीजिएगा फिर उसमें गलती होने वाली नहीं है। देखिए राजस्थान में क्या है कि नहीं है, रेगिस्तान के कहे में, रेगिस्तान के दर्रे में। राजस्थान तो रजवाड़ों का शहर रहा है, हमने देखा कि नहीं देखा, कई राजा रहे हैं। एक राजा थे, उनका नाम था क्या, क्या नाम था उनका, बोलते चलो थोड़ा सा, ऐसा लगता है जैसे तुम लोग क्लास में बैठे ही नहीं हो, थोड़ा आवाज आनी चाहिए यार, लगे कि हम उसको पढ़ रहे हैं। रेगिस्तान के काहे में, केवलादेव का रथ क्या हो गया। अब रेत पे गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल तो सरकेगी सरकेगी, स्कूटी सरकेगी सरकेगी, तो भाई उनका रथ भी क्या हो गया, किसके दर्रे में, रेगिस्तान के दर्रे में केवलादेव का रथ क्या हो गया, सरक गया। देखना इसी के अंदर वो 5 नेशनल पार्क छिपे हुए हैं जिनका संबंध राजस्थान से है। तो ये ट्रिकें पढ़ लोगे तो समझ लो पेपर जो 100 नंबर का देना है वो कितने का हो जाएगा, एक प्रश्न तो आना ही है, बस बन जाएगा। पहला रेगिस्तान नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका, एक्चुअली इसको बोलते हैं डेजर्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है, डेजर्ट। क्लियर है कि नहीं है। दूसरा दर्रा, दर्रा से दर्राह नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका, दर्राह नेशनल पार्क। तो एक दर्राह नाम से भी नेशनल पार्क कहां पर है, रेगिस्तान नाम से भी नेशनल पार्क कहां पर है, देखो बच्चों, केवलादेव, केवलादेव से केवलादेव नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। और इसी केवलादेव नेशनल पार्क जिस जगह पर है उस जगह का नाम है रणथंभौर, क्या नाम है, क्या सही बात है कि गलत बात है, ये गलत है, ये यही तो तुम लोगों को पता नहीं है। ये जिस जगह पर है केवलादेव उसका नाम है राजस्थान में भरतपुर, क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं भरतपुर पक्षी विहार, क्या कहते हैं, गलत तो नहीं होगा आपका भी। तो रेगिस्तान से कौन सा नेशनल पार्क, दर्रे से कौन सा नेशनल पार्क, केवलादेव से, उसी का दूसरा नाम क्या है, रथ से। अब रथ से है रणथंभौर, क्या, और कभी भूल जाए तो रा ओ था, तो इसमें रा क्या रहा, तो रणथंभौर नेशनल पार्क कौन से नंबर का नेशनल पार्क हो गया। और 5वां सरक से सरिस्का, कौन सा हो गया, सरिस्का नेशनल, याद हो गए कि नहीं हो गए, ट्रिक दिमाग में याद रख लिए, एक बार बोलिए मेरे साथ, रेगिस्तान के दर्रे में किसका रथ सरक गया, तो रेगिस्तान से कौन सा नेशनल पार्क, दर्रे से कौन सा, केवलादेव से, रथ से और सरक से, याद हो गए कि नहीं हो गए, क्या भूलने वाली बात है क्या, एक बार फिर से बोलिए, रेगिस्तान के दर्रे में किसका रथ सरक गया, तो रेगिस्तान से, दर्रे से, केवलादेव से, रथ से और सरक से। कभी भी पेपर में आ जाए कि केवलादेव नेशनल पार्क कहां है, हम लगा देंगे कहां पर, सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर लगा देंगे, क्या, रेगिस्तान के बाद दर्रा नेशनल पार्क कहां है, राजस्थान। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, जल्दी कहीं ट्रिक लिख लो अलग से, एक आध कॉपी अपनी पतली सी ऐसी लाया करो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो, लिख लो कहीं पर, जल्दी लिखिए इसको, ठीक है कि नहीं है ट्रिक, भूलेगी तो नहीं अब, ठीक है। तुमको बेटा अपनी खांसी का इलाज करना है कल, ठीक है ना, आपको खांसी आती है, डिस्टर्ब पूरी क्लास हो जाती है, सब लोग आप ही की तरफ देखने लगते हैं क्या हो गया है, इसलिए नहीं कि कोई समस्या है कि ठीक हो जाए कैसे वो, ठीक है ना, वो थोड़ा सुरक्षित रहना है। हल्का सा गर्म पानी पीना चालू करिए, ठीक है, जिससे गले को आराम मिले।
तो रेगिस्तान के दर्रे में केवलादेव का रथ क्या हो गया? तो रेगिस्तान नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, और कौन सा? पढ़ के आया करो, ठीक है ना? डेली पूछूंगा मैं यहीं पर सारी चीजें। अभी 1 हफ्ता हुआ है, लगभग 6-7 क्लास। अब धीमे धीमे पूछना चालू करूंगा मैंने कितनी चीजें पढ़ा दी हैं। आगे बढ़े। अच्छा, कभी ये नाम ना मिले तो यहां घाना भी मिल सकता है। कौन सा? घाना पक्षी विहार, इसी का एक नाम क्या है? तो लिखना है तो ये भी लिख लो, इसको घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, भरतपुर पक्षी विहार भी कहते हैं, या केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं। सब एक ही के नाम है इसके। तो बाकी रणथंभौर अलग है। तो पहले नंबर का कौन सा हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो समझ लो जो 120 की लिस्ट है, अब वो केवल कितने की बची? 5 तो आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। बैठ चुके हैं कि नहीं बैठ चुके हैं? आगे बढ़े। देखो बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या व्यवस्था हुई? पहली व्यवस्था तो ये हुई, मैंने अभी पीछे लिखा भी है आपके सामने, कि इन सदस्यों में उन्हीं लोगों को सदस्य बनाएगा जिन्होंने कम से कम कितने वर्ष तक काय का अनुभव हो, कहां रहने का, और पहली बार लिखित संवैधानिक व्यवस्था। कैसी? लिखित संवैधानिक व्यवस्था। और किस तरीके से? चरणबद्ध। किस तरीके से? चरण कैसे? पहले 93 में आ गई, फिर 20 वर्ष बाद 13 में आ गई, फिर 20 वर्ष बाद, मतलब 20-20 के एक चरण। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली बार लिखित संवैधानिक व्यवस्था, वो भी किस तरीके से? चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। प्रारंभ किसके एक्ट के माध्यम से हुई? 1793 के एक्ट के। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट यहां पर? आगे बढ़े। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पांचों याद हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा चार्टर एक्ट, सेकेंड चार्टर एक्ट, जो कब आया था? 1800। इसके बेटा बहुत सारे प्रावधान आपको याद रखने। सबसे पहला प्रावधान मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अरे लिखना बाद में यार, तुम लोग ऊपर क्यों नहीं देखते हो? क्यों लिखते रहे? बंद करो कॉपी, बंद करो सभी लोग कॉपी। अरे सीखना ही नहीं चाहते। कक्षा 1 में पढ़ रहे हो क्या? कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता होगा कि भाई डांट क्यों दिया हमको। अरे बुरा लग जाए ना, चले जाओ, कौन बैठा रहे हैं? आप सीखने आए हो कि टापने आए हो? तरीका मेरा गलत लगता है पढ़ाने का आप लोगों को? चीजें समझ में आती है कि नहीं आती हैं? तो मानिए ना मेरी बात को शब्दशः, क्यों नहीं मानते हैं? मैं कह रहा हूं सीखिए पहले यार, अपने आप को बढ़ाइए, मजबूत करिए अंदर से, मस्तिष्क से मजबूत करिए, तब जाके शिक्षा का आनंद ले पाएंगे। हम लिखने में लगे हैं, कोई मास्टर आके लिखा। अरे मार्केट में सब मिलता है बेटा, एक से एक किताबें मिल जाती हैं, खरीद लो। मुझे इतना बेकार लगता है जब आप लोग, जैसे ही मैं बोर्ड पे समझाता हूं, आप अपनी कॉपी में लिखने लगते हैं। पहले उसको बोर्ड पे समझ लो, एक एक बिंदु को दिमाग में क्लियर कर लो। मन में कोई किसी का प्रश्न उत्तर उठ रहा हो, मुझसे पूछ लो, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं। देन आफ्टर यू विल राइट इन कॉपी। क्लियर? उसके बाद कॉपी में लिखो। उतार नहीं आए हो क्या यहां पर? कल के दिन पिताजी को कॉपी दिखा दोगे, सर ने ये लिखवा दिया, कोई काम का है क्या वो? पहले दिमाग में समझ में तो आ जाए यार बेबी। और ऐसे ही पढ़ना है तो कई लोग पढ़ाते हैं ना, जाइए ना वहां पढ़िए। हमारा तरीका नहीं है वो पढ़ाने का। कई लोग शिक्षा का धंधा कर रहे हैं, हम उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हमने बता दिया, हमको जरूरत है अच्छे विद्यार्थियों की।
जो अपने माता पिता की कुछ उम्मीदें लेकर यहाँ बैठे हुए हैं उस स्वयं की। हमको आवश्यकता है ही नहीं ऐसे विद्यार्थियों की। अभी मैं टेस्ट लूंगा क्लास में, ये क्या सोच रहे हो आप? अभी थोड़ा टॉपिक कंप्लीट होने दो, टेस्ट लूंगा मैं, नहीं बनेगा क्लास से भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर। हमको कोई आवश्यकता नहीं है आपकी मेरे भाई, हमको तो आवश्यकता उन बच्चों की है जिनको अपनी शिक्षा को मजबूत करने का काम करना। वो गधों को पढ़ाने का क्या फायदा? हम 10 होशियार पढ़ाएं, वो सिलेक्शन देंगे, हमारा नाम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पता चला 100 लोग बैठा के पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन 5 हुए, बड़ा सम्मान मिलेगा क्या? बाहर साइकिलों की भीड़ से क्लासेस नहीं चलती, क्लासेस चलती हैं सुपर 30 के नाम से। क्यों? 30 में 28 सिलेक्ट होते हैं, 27 सिलेक्ट होते हैं, 300 नहीं बैठते। कितने बैठते हैं? लेकिन 30 के 30 का दिमाग मजबूत होता है, तो जितने बैठेंगे उतने मजबूत होंगे। नहीं बैठेंगे, राधे राधे करिए, कोई आवश्यकता नहीं हमको। खुद पढ़िए, स्वयं पढ़िए। क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए? अगर पढ़ना है क्वालिटी का तो अपने अंदर भी उसका पात्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मैंने बताया है आपको, किसी की कृपा यूं नहीं मिलती। हमारे जो ज्ञान की कृपा ईश्वर की है वो आपको तभी मिलेगी जब आप उसके पात्र बनेंगे। मैंने कहा मैं सब सिखा दूंगा, क्यों परेशान होते हो? ये नेशनल पार्क भूलेंगे कभी जीवन में? लेकिन थोड़ा सा आप लोग मेरी बात को स्वीकार तो करिए। इतने दिन हो गए, 7 दिन कहते कहते, लिखना बंद करिए कॉपी में। ये 1773 का एक्ट मैंने 5 दिन पहले पढ़ाया था, आज लिखवा दिया कि नहीं लिखवा दिया? ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिया है, ऐसे लिखा दूंगा मैं। पहले सीख लो आप लोग अच्छे से। 1 साल बाद आप ही धन्यवाद देंगे कि सर हमको डांट लिया, कम से कम हमारा जीवन बन गया। आप पेपर देके तो आइए, फिर देखना। अभी ऐसे हवा में बात नहीं होगी, आप पेपर देके आना और फिर मुझसे मिलना 1 साल बाद पढ़ने के बाद। क्या रहा उस दिन अपन चर्चा करेंगे, यहां बैठेंगे ऑफिशियली। तो 1813 का चाइल्ड एक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने चाहा था 1793 में इतना डिटेल ले लेता, नहीं लिया, क्योंकि डिटेल किसमें ज्यादा है। इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी? यही तो बेकार लगता है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस रिकॉर्ड में आपको डांटने की आवाजें जा रही हैं, कुछ अच्छा लगेगा क्या? मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप लोग बढ़िया योग्य लोग हैं, सब लोग उस चीज को समझने आए हैं। कल के दिन कोई इस वीडियो को देखा, उन्होंने कहा वो डांट रहे हैं, मतलब कैसे बच्चे बैठते हैं सामने? ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए डांट रहा हूं मैं? अपने दिमाग का पावर मैं क्यों बढ़ाऊं? डांटने से नशे तो मेरी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? उससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा क्या? इसलिए बढ़िया पढ़ो। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। क्या कर लिया गया? किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के एक्ट। और केवल कह दिया आप तुम काय का व्यापार करोगे, और किससे? चीन से और चाय से, बस। अब ये नहीं कि तुम वस्त्र उद्योग में भी तुम अपना, बस। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार केवल किसका करेगी? चाय का। और किससे करेगी? बस। और सारे व्यापार उससे क्या कर लिए गए? बाकी सारे व्यापार पे अधिकार हो गया ब्रिटिश कंपनी का। किसका हो गया? ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसका हो गया? सरकारी कंपनी का। दूसरा, पहली बार इस एक्ट के माध्यम से भारत में जो बच्चों ईसाई मिशनरी होते हैं, क्या होते हैं? ईसाई मिशनरी, जो अपने धर्म का क्या करते हैं, उनको भारत में धर्म का प्रचार करने का मौका दिया गया। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार अपने धर्म का प्रचार करने का मौका किस एक्ट के माध्यम से दिया गया? क्लियर है ये पॉइंट? तीसरा बिंदु देखिए, यह एक्ट आया क्यों था? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों थी इसमें? यह आया था, उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? आप लोगों ने नाम सुना क्या? इसकी एक संधि फेमस हुई थी, उस संधि का नाम है, कौन सी संधि? सहायक संधि। कौन सी संधि? जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और उस संधि का नाम था व्यपगत सिद्धांत नीति। कौन सी नीति? वैसे ये कौन सी संधि लेकर आया था? ये क्या करता था? राज्यों के साथ सहायक संधि कर लेता था।
और उस सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी सेना को उस राज्य को सौंप देता था, समझाऊंगा आगे की क्लासेस में, और उसके माध्यम से धीमे धीमे उस राज्य पर ही क्या कर लेता था, कब्जा कर लेता। कौन? लॉर्ड। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए पर ईयर, प्रति वर्ष खर्च करने की बात कही गई। किस एक्ट के माध्यम से? लिखो इन चारों पॉइंटों को स्पीड से अपनी कॉपी में। (1813) के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। अब वो केवल किससे व्यापार कर सकती थी? चीन और चाय। भारत में ईसाई मिशनरी आए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने का अनुमति दी गई। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि या आक्रामक नीतियों के कारण यह एक्ट भारत में आया था। शिक्षा पर पहली बार कितने रुपए खर्च किए गए? 1 लाख रुपए खर्च किए गए, लिख लीजिएगा। लिखते चलिए, जल्दी लिख लिए सभी ने? समझ में आ गया? व्यापार एक अधिकार छीन लेगा, केवल कौन सा छोड़ा? ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार की। आज बच्चों आप लोग देखो, हमारे देश में अभी तो हमको पता था केरल, क्या पता था? मिजोरम, कौन सा? मेघालय, लक्षद्वीप, कौन? इन राज्यों में भी कौन बहुत बढ़ रहे हैं? ईसाइयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। केरल में, मिजोरम में, मेघालय में, लक्षद्वीपों में, यहां जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में आ गया। कैसा हो गया वो? अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक कौन हो रहे हैं? ये 1813 की जड़ें हैं जो आज एक बड़े पेड़ और फल के रूप में क्या हो रही हैं? विस्तारित हो रही हैं। समझ रहे हैं आप? उसके पहले भारत में कोई ईसाई, और अंग्रेजों ने ये जड़ बोई थी कब? ये बीज कब बोया था? आज 200-225 सालों में इतना अंतर आया है। और अगर यही कहीं 2-4 हजार साल और बीत गए तो कई राज्यों में ईसाई कैसे हो जाएंगे? बहुसंख्यक हो जाएंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी एक्ट और एक और देख लें, जल्दी लिखिए। 1833 का चार्टर एक्ट, हेड डालो। 1833 का चार्टर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1833 का कौन सा एक्ट? सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पहला पॉइंट, बोर्ड पर देखिए। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो कहां का गवर्नर जनरल था? बंगाल। थोड़ा जल्दी, समय कम बचा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा आप सभी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहां का? और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम
बेंटिक। कहाँ का गवर्नर जनरल था ये? भारत का पहला, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल अब काय में बदल गया, क्योंकि धीमे धीमे अंग्रेजों के विस्तार हुआ कि नहीं हुआ, क्षेत्रों में विस्तार हुआ, अधिकारों में विस्तार हुआ। दूसरा बिंदु, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हमने क्या छोड़ा था, चाय और चीन। अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी से संपूर्ण व्यापारिक अधिकार क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। अब वो चीन और चाय भी क्या कर लिया हमने नहीं, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन लिया। तीसरा बिंदु, इसी एक्ट का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस एक्ट के माध्यम से भारत में सती प्रथा, कौन सी प्रथा, जब मैं आपको राजा राम मोहन राय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सती प्रथा के बारे में, कितनी दुर्दांत प्रथा थी, कैसी प्रथा थी, महिलाओं को किस प्रकार से जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा की अमानवीयता के बारे में समझेंगे। वो गैर कानूनी घोषित कर दिया, कैसा, यदि उसमें किसी का योगदान था तो दो लोगों का बहुत योगदान था, एक थे राजा राम, कौन थे, और दूसरे व्यक्ति थे विलियम बेंटिक, कौन थे। और कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1833 में तो ऑफिशियल एक्ट के माध्यम से, लेकिन कानून बना दिया गया था 1828 में। कब बना दिया गया था, ठीक है ना। तो हम सारी चीजों को समझेंगे। वो 1829 का भी यहां पर एक महत्व है, उसको बताऊंगा। यहीं पर बताऊंगा धारा 17 के बारे में। किसके बारे में, कोई पूछे कि भारत में सती प्रथा का अंत किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो धारा 17 के द्वारा, हम उसको भी ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, चौथा, भारत में एक प्रथा चलती थी बच्चों, ठगी प्रथा। कौन सी प्रथा, कौन सी प्रथा, ठगी का मतलब है हमको बेवकूफ बना दिया जाए। पता चला किसी मटेरियल का सामान दे दिया और कह दिया पारस का है, काहे का है। पुराने जमाने में कुछ लोग आते थे हमको बेवकूफ बना के चले जाते, बोले ये वशीकरण मंत्र है। कौन सा मंत्र है, ये पारस का पत्थर है, ये इसका मोती है, वो उसका मोती है। तो भारत में ठगी प्रथा बहुत चलती थी, तो लोगों को ठग कर उनके साथ धन की या किसी प्रकार की हानि की जाती थी। 1830 में, कब, याद रखना पेपर में आता है डायरेक्टली, 1830 में कर्नल स्लीमैन, क्या नाम था उसका, नाम याद रखना, नाम क्या नाम था उसका, के द्वारा किसने, बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस प्रथा का अंत करवाया, अंत करवाया। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो स्लीमैन ने भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत सही तरीके से निभाया और भारत में किस प्रथा का अंत करवाया। बच्चों आप लोग जानते होंगे एक प्रथा और थी भारत में जिसका नाम है दास प्रथा। कौन सी प्रथा, दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। कब हुआ, 1843 में। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते रहते हैं कि इन प्रथाओं का अंत कब हुआ। दास प्रथा का अंत कब हुआ, बोलिए सभी लोग। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ, भारत में सती प्रथा का कब अंत हुआ, ऑफिशियल 1833 के एक्ट में, लेकिन हो कब गया था। तो ये सारी चीजें हमारे पेपर का भाग बनती। क्या समझ में आया, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहला काम, बंगाल का गवर्नर, कहां का गवर्नर जनरल, EIC की संपूर्ण व्यापार अधिकार क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। भारत में सती प्रथा को क्या घोषित कर दिया गया, राजा राम और विलियम बेंटिक का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। धारा कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठगी प्रथा का अंत कब हुआ, किसने करवाया था, कर्नल स्लीमैन ने। दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1800। इस साल MPPSC के मेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सीधा आ गया कि ठगी प्रथा का अंत करवाया किसने था। उस पुलिस अधिकारी का नाम बताइए, क्या नाम था। SSC के पेपर में यह क्वेश्चन सीधा आया है कि भारत में किस धारा के तहत सती प्रथा का अंत किया गया। कौन सी धारा, अभी हाल ही मध्य प्रदेश में व्यापम के एग्जाम हुए तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया किस एक्ट के माध्यम से बंगाल गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल, कौन सा एक्ट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब कल हम इसके आगे से 1853, 1858 आगे के एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। को बंद करो।